तो आज हम देखेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसके पहले हमने ये देख लिया कि सीरीज़ एंड पैरेलल क्या होता है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और उसके बाद हमने सिमेट्री रूल भी पढ़ा और कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आज हम एक आपको स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाले हैं कि क्यूब स्ट्रक्चर में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होती है उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चंस जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये एक फिक्स्ड क्वेश्चन है जिसको फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये किस तरह से क्यूब है और हर एज पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, सिमिलर वैल्यू है, और सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में। इसके 3 टाइप के क्वेश्चन ये है कि एक तो आएगा एलॉन्ग डायगोनल। आपको पता है डायगोनल क्या होता है, ए टू डी, दिस इज डायगोनल ए टू डी। कई बुक्स में या कई जगह प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है, ए टू डी। सिमिलर एफ टू सी, समझ में, एफ टू सी प्रिंसिपल डायगोनल। तो एलॉन्ग टू दिस डायगोनल हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ से यहाँ के बीच में इन सर्किट को कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए। और यहाँ पे सीरीज पैरेलल स्टार डेल्टा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो हम इसके लिए ट्रिक सीखेंगे आसानी से सॉल्व कर सके। दूसरा क्वेश्चन ये है एलॉन्ग फेस डायगोनल, और हमें पता है कि 6 फेसेस होते हैं। जैसे ये वाला एक फेस हो गया, फाइन, ये वाला एक फेस हो गया। जैसे आपने लूडो खेला होगा, लूडो में डाइस होती है ना, डाइस को 6 फेसेस होते हैं, कुछ उस तरह से ही है ये। तो हमने जो फेस चूज़ किया है, ये वाला फेस हमने चूज़ किया है इस डायग्राम में। तो इसके डायगोनल इसका कौन सा है, ये वाला इसका डायगोनल है। तो इसके एलॉन्ग हमें रजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तीसरा क्वेश्चन भी इसमें सेम वही आता है कि एलॉन्ग टू एजेस। अब देखिए ये एज है, तो इस एज के क्रॉस हमें रजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बाकी हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इन सब चीज़ों को समझने से पहले हमें ये देखना है कि किस तरह से पैरेलल एडिशन होता है। हमने ऑलरेडी आपको दिखाया है कि 2 रजिस्टेंस अगर सेम है तो पैरेलल एडिशन कैसे करते हैं, फिर भी आज हम आपको फिर से सिखाएंगे क्योंकि इस क्वेश्चंस में यूज है। दूसरा ये हमें देखना है कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स क्या होते हैं। इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे मेन चीज़ अगर कुछ है तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं, फिर एक्चुअल क्वेश्चंस पे आएंगे। ये देखिए, ये आपने पहले देखा होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से किया जाता है, लेकिन हम यहाँ से फिर से आपको रिवाइज करेंगे, क्विक चलेंगे, काफ़ी थोड़ा सा तेज चलेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी इसका, 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, फाइन, ओके। आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 आएगी, आप निकाल लेना, ये तो हमने आपको सिखाया है। यहाँ पे 1/r इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, 1/r इक्वल टू 3/9 implies that r is equal to 9/3 and r is equal to 3, फाइन। यहाँ पे क्या आएगा, 1/r is equal to 1/12 प्लस 1/r is 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4 रेजिस्टेंस इज देयर। तो हम आसानी से करेंगे, पैरेलल का जो रूल है वही हमने अप्लाई किया है। तो 1/r is equal to 4/12, तो r is equal to implies that r is equal to 12/4, r इक्वल टू 3, फाइन। अभी इसमें हम करेंगे, उसके पहले एक कुछ ऑब्जर्व करते हैं। हमने क्या देखा, यहाँ पे देखिए कितने रेजिस्टेंस हैं, कितने ब्रांचेज हैं, 1 2, ठीक है। इसमें कितने रेजिस्टेंस हैं, 1 2 3, ठीक। इसमें कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसमें कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 ऐसे करके n रेजिस्टेंस के ब्रांचेस इसमें दिए हुए हैं। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर 2 रेजिस्टेंस है तो वैल्यू क्या आ रही है, इसको हम लिख सकते हैं 2/2। इसको क्या लिखेंगे, 9/3 था, 9/3, ये देखिए। इसमें क्या आया था, 12/4, यही आया था ना। ये देखिए 1 और 2 रेजिस्टेंस थे तो हमने नीचे 2 लिखा, 1 2 3 रेजिस्टेंस थे तो हमने 3 नीचे लिखा। ऊपर का भी बता रहे हैं, न्यूमरेटर पार्ट का बता रहे हैं, फिर डिनोमिनेटर पार्ट का आप ध्यान दीजिए कि 1 2 3 रेजिस्टेंस थे तो हमने डिनोमिनेटर में क्या लिखा, 3 लिखा। 1 2 3 4 रेजिस्टेंस थे तो हमने डिनोमिनेटर पार्ट में क्या लिखा, 4 लिखा है। ये देखिए डिनोमिनेटर पार्ट में हमने क्या लिखा, 4 लिखा, फाइन। ये और यहाँ पे देखिए कितना, 1 2 3 एंड n है, डिनोमिनेटर पार्ट में क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, ठीक है। उसको हम करेंगे। सबसे पहले ये ऑब्जर्व करिए कि 2 और 2 रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी थी, 2 थी, हमने 2 ऊपर लिखा। 1 2 3 हमारे ब्रांचेस हैं, 3 नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, हमने 3 नीचे लिखा। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, 9 को हमने ऊपर लिखा। ये देखिए
ठीक, इसमें देखिए 1 2 3 4 4 डिनोमिनेटर में लिखा हमने बताया, और एक रजिस्टेंस की वैल्यू को हमने यहाँ ऊपर लिखा। सिमिलरली यहाँ पे 1 and 2 डाउन साइड डिनोमिनेटर में लिखा, एंड रजिस्टेंस वैल्यू जो थी वो यहाँ पे हमने लिखा। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसका अगर हम फाइंड आउट करें पैरेलल में, इस तरह से अगर कोई कॉम्बिनेशन दिया है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट रजिस्टेंस वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, रजिस्टेंस ऑफ सिंगल वन। फाइन, हम कैसे लिखेंगे, रजिस्टेंस ऑफ एनी ब्रांच लिख देते हैं, रजिस्टेंस ऑफ एनी ब्रांच, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ब्रांच ले लो, चाहे इसमें देखिए कोई ब्रांच आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले लो, कोई मतलब नहीं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ब्रांच। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कितना रेजिस्टेंस वैल्यू है, आर है, तो हम आर लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितने हैं 1 2 3 डॉट डॉट एन। तो इस तरह से रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, और टोटल जो निकालते हैं कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं। अगर पैरेलल कम्बिनेशन दिया हो और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक अगर हम एग्जांपल दें कि एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 25 है और फिर 25 है, इस तरह से अगर 5 टाइम्स, ठीक, कुछ इस तरह से हम बना देते हैं आपको, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी आएगी 25 25 25। हम सीधा लिख सकते हैं 25 ऊपर लिखिए क्योंकि रेजिस्टेंस वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में कितने क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, वैल्यू 5। मतलब इसको जो सॉल्व करेंगे तो हम सीधे लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू 5 हो। तो ये बहुत आसान है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट यहाँ पे हमने मल्टीपल रेजिस्टेंस को लेकर के किस तरह से पैरेलल कम्बिनेशन में शॉर्टली हम किस तरह से करते हैं वो हम आपको बताने की कोशिश किए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दूसरे नोट पे हम चलते हैं। तो दूसरा नोट ये है कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, एक एलईडी को हमने सेल से कनेक्ट कर रखा है, और उसका एक इक्विवेलेंट हम जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाए हैं कुछ इस तरह से है। दूसरा पॉइंट में हम ये दूसरे नोट में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द इक्विपोटेंशियल पॉइंट, क्या इक्विपोटेंशियल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इक्विपोटेंशियल पॉइंट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दो पॉइंट्स जो हैं, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, अगर कहा जाए कि ये दोनों इक्विपोटेंशियल है, यहाँ पे भी वी वोल्टेज है, यहाँ पे भी वोल्टेज है, तो हम सर्किट्स में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और हम जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने इसके पहले जो क्वेश्चंस आपको दिखाए, क्यूब का प्रॉब्लम जो दिखाया, उसको हम किस तरह से इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को फाइंड आउट करके हम सॉल्व करेंगे, इसलिए हम पहले आपको ये कॉन्सेप्ट बताएंगे। अब देखिए, अब सब कुछ आप भूल जाइए, बस कहानी सुनते रहिए, क्योंकि कहानी के लास्ट में आपको एट द एंड आपको उसी पॉइंट पे हम लेके आएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, एक देख रहे हैं कि एक एलईडी को हमने एक सेल से कनेक्ट किया गया है और एलईडी ग्लो कर रही है। उसका इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। आप ये देखिए, ये रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है कि एलईडी की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है। ठीक है, ये हमारा तो सेल है, ये हमारा सेल है। वायर देखिए ये है, यहाँ पे ये वायर है। तो हमने इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए होंगे, सारे क्वेश्चंस में हमने रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिखाया है और वायर को इस तरह से हम कनेक्ट करते थे। तो एक चीज़ बताइए कि हम यहाँ से जब वोल्टेज से करंट आउट करते हैं तो हमने इस वायर का रेजिस्टेंस कभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में ऐड किया, नहीं किया। अगर मान लीजिए वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है तो हमें इसके साथ इसको ऐड करना चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, इट शुड बी। लेकिन हमने कभी स्मॉल आर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम यहाँ पे हमेशा वायर के रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके पहले, जो सीरीज पैरेलल एंड ऑल। तो हम आज इसी वायर की बात करेंगे कि इस वायर के रेजिस्टेंस को हम किस तरह से मेजर करते हैं, कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर इसी वायर को हम बाहर निकालें, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम इसको अगर ड्रा कर लें, ऐसे मान लेते हैं कि एक ये वायर है और कॉपर वायर मानते हैं। इसके आगे हम जितने भी इसमें डिस्कशन में हम शामिल करेंगे, डिस्कशन में जो भी बातें बोलेंगे, आप वायर को हमेशा कॉपर का समझ के करिएगा। तो बताते हैं ऐसा हमने क्यों लिया है। अब देखिए, इस इलेक्ट्रिकल वायर की जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हो, कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, R = ρl/A। ये बहुत ही फेमस फार्मूला है। इसको हम डिस्कस करेंगे, क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा बस इसका फील लेते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। अब देखिए, मान लेते हैं ये इसका लेंथ L है, फाइन।
क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है। अब हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। आप कुछ इस तरह से जूम मान लीजिए, यह लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हाँ, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी ले लेंगे, रो एल बाई ए, ठीक है। L1 मान लेते हैं, L1 A1, ठीक है। यहाँ पे भी A1 L1 कर लेते हैं। तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसको मान लेते हैं R1, अभी सब एज्यूम कर रहे हैं। इसकी जो रेजिस्टेंस है ये R1 है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि ये फार्मूला बेस है। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो R1 है, अगर हम इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, या फिर आप ये समझ लीजिए कि इस रेजिस्टेंस को इस वायर के किस पॉइंट पे मानेंगे। क्या हम ऐसे कर दें, देखिए लेंथ यल है वायर का, हम मान लेते हैं कि जहाँ से करंट इंटर किया सबसे पहले ये रेजिस्टेंस R1 मिला, उसके बाद फिर से वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा मान ले। या फिर ऐसे मान लें कि वायर के एकदम बीच में, एकदम मिडिल पार्ट में रेजिस्टेंस R1 है, और वायर के इस एंड पे कोई यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और फिर वायर के बाद इधर कोई रेजिस्टेंस, ऐसा मान लें। ये भी गलत है। ऐसे मान लें कि वायर के इस पॉइंट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है वायर में। उसके बाद एक रेजिस्टेंस आता है R1, ये वाला, ठीक। उसके बाद एक रेजिस्टेंस आता है R1, और फिर उसके बाद वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बट ये सब गलत है, ऐसे हम मान नहीं सकते। एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि ये वायर है, ये, ठीक है, जिसकी लेंथ यल है, रेजिस्टेंस यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेजिस्टेंस का। ऐसा नहीं किसी एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस है, बाकी पॉइंट्स पे वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब इस पॉइंट से करंट फ्लो करेगा तो इसके एवरी पॉइंट में रेजिस्टेंस ऐड होते जाते हैं। जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रेजिस्टेंस कुछ होगा, ठीक है। इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस यहाँ तक हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में आया। अगर मान लीजिए L/2 तक हम आ रहे हैं, मान लीजिए वायर की लेंथ हम L/2 तक ले लिए, तो रेजिस्टेंस आप जानते हैं, अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है तो इसका रेजिस्टेंस R1/2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो रेजिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि एवरी पॉइंट पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, एवरी पॉइंट पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस ऐड होता जाता है। फाइन। अगर वही हम यहाँ से L डिस्टेंस पे गए, यहाँ से यहाँ तक L डिस्टेंस पे गए, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, R1, वही रो L1/A1। तो इस तरह से हम ये बताना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसा नहीं है किसी एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस वायर की होती है। फाइन। अभी हम देखेंगे कुछ और आगे। तो आपने क्या देख लिया, आपने ये देखा कि ये अगर कोई वायर है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है। किसी एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस को नहीं कह सकते। जिस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे रेजिस्टेंस ऐड होते जाएंगे, और आगे बढ़ेंगे फिर से रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, फिर से रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, फिर से रेजिस्टेंस ऐड होगा, और टोटल रेजिस्टेंस हमारा R1 जो हमने फाइंड आउट कर रखा है, रो L1/A1, ठीक। तो अगर हम आपसे ये पूछें, आपने ये फार्मूला पढ़ा ही होगा कि कोई रेजिस्टेंस है उसमें करंट अगर I फ्लो हो रहा है, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस है उसमें करंट I फ्लो हो रहा है, और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर R1 मान ले, R2 मान लेते हैं क्योंकि R1 हमने ऑलरेडी पहले एक ले चुका है, तो R2 मान लेते हैं। इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू IR2। ये तो आपको पता ही होगा वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं। तो हम इस वाले वायर में भी देखते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए इस पॉइंट तक अगर हम इस पॉइंट तक हम देखते हैं तो रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, R1/2 है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सारा ऐड होकर के R1/2, और यहाँ तक हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है। तो अगर L/2 तक देखें और कोई करंट I फ्लो हो रही है, इसमें कोई करंट I फ्लो हो रही है, L/2 तक देखिए तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा I × L/2, ठीक। अगर इस पर कोई सोर्स वोल्टेज भी रहा हो, अब सुनिएगा ध्यान से, इस पॉइंट पे कोई वोल्टेज भी रहा हो तो इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज होगा, देखिए यहाँ पे ड्रॉप कितना हो गया, I × R/2, I × R/2, ये हमारा ड्रॉप हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, ड्रॉप। तो रिमेन कितना बच गया यहाँ पे, V - I ×
R1/2। ठीक, कोई प्रॉब्लम? ये हमने फिर से ड्रॉ कर दिया है। फिर से हम समझ लेते हैं ये एक्चुअली इसका क्या मतलब, हम फिर से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक वायर है, लेंथ यल लेंथ की एक वायर है जो हमने पहले मान रखा है, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R1 आई थी, हमने इसके पहले कर लिया है। अब अगर उसी वायर की हाफ वैल्यू लें, अगर लेंथ की वैल्यू हाफ करें तो इस पॉइंट तक उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी आई? R1/2। ओके, अगर हम इसमें कोई करंट I फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई करंट I फ्लो करा रहे हैं तो इस पॉइंट तक इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना होगा? I इंटू इसका रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1/2। ठीक है, अब देखिए अगर इस पॉइंट पे फाइंड आउट करें, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर हम वो देखें तो I इंटू R1। ठीक है, तो हम वही दिखाना चाहते हैं कि जैसे जैसे आप वायर पे आगे बढ़ेंगे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा, और हाफ पॉइंट पे जब पहुँचेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप इतना हो जाएगा I इंटू R1/2। जैसे आप फुल लेंथ तक पहुँचेंगे वायर के तो उसका वोल्टेज ड्रॉप I मल्टीप्लाई बाई टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है। इतना आपको समझ आ गया। तो इस पे जो वोल्टेज रिमेनिंग है, वोल्टेज रिमेन कितना बचेगा? रिमेन वोल्टेज होगा V, पहले से वोल्टेज था हमने अप्लाई किया था, माइनस ड्रॉप I इंटू R1। ये समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया आपको? ठीक है, तो आसानी से आप करेंगे। देखिए एक और दूसरा हम देख लेते हैं। सेम यही पॉइंट से अगर हम एक रेजिस्टेंस और एक वायर और ऐड कर दें यहाँ पे, ठीक, तो और इसकी भी लेंथ यल मान लेते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा? देखिए सेम वही, यहाँ पे भी ड्रॉप कितना हो जाएगा? I इंटू R1, क्योंकि सेम लेंथ है, सेम मटेरियल है और सेम क्रॉस सेक्शंस, तो हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू R1 आएगा और टोटल वोल्टेज ड्रॉप इतना होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा? V माइनस I इंटू R1। फाइन। अगर हम इसको मान ले A पॉइंट, देखिए मैं इस कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर इसको A मान लें, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज बच रहा है वो हमारा कितना आ रहा है? V माइनस IR1। यहाँ पे जो वोल्टेज है V माइनस IR1। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि किस तरह से हमारा जो वोल्टेज यहाँ पे बच रहा है, वोल्टेज V माइनस IR1 किसी पर्टिकुलर लेंथ पे, किस तरह से वह लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। देखिए लेंथ अगर हम दोनों सेम रखे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम रखे हैं, सेम मटेरियल है, तो हमारा वोल्टेज जो हमारा यहाँ रिमेनिंग हो रहा है, आप वोल्टेज ड्रॉप कर सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप सेम आ रहा है। अगर हम लेंथ को डिफरेंस कर दें, जैसे मान लीजिए हमने कुछ इस तरह से ले लिया L/2 NL, मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है, जैसे पहले केस लिया वैसे ही इसमें केस में लिया, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना बचेगा? V माइनस, यहाँ पे ड्रॉप कितना आ जाएगा? इस लेंथ में ड्रॉप कितना आएगा? ड्रॉप आएगा I इंटू R1/2। इसमें ड्रॉप कितना आएगा? यहाँ से यहाँ तक I इंटू R1। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा? V माइनस I इंटू R1/2। यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा? V माइनस I इंटू R1। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इन दोनों पॉइंट पे, अब देखिए इस पे वोल्टेज इतना है, इस पे वोल्टेज इतना है, तो दोनों सेम नहीं है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट इनको नहीं कहेंगे। तो आपने क्या देखा? अगर अगर एक मटेरियल है जिसका एक वायर लिया हमने, क्रॉस सेक्शन सेम रखा, लेंथ सेम रख के, एक उसी वायर के साथ में एक और वायर ले लिया और वोल्टेज ड्रॉप उसमें दोनों में सेम आएंगे, इसलिए हम इन दोनों पॉइंट को क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल। अब देखिए मैं इसका एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए, इसमें मान लीजिए कि ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, G है, ये H है। ओके, तो इसमें हम उस कॉन्सेप्ट का जो यूज करेंगे कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने करंट I दिया, ठीक है, अगर करंट I दिया है तो यहाँ पे वोल्टेज मान लेते हैं V हमने अप्लाई किया होगा। ठीक, अगर यहाँ पे V वोल्टेज हमने अप्लाई किया तो ये देखिए, ये हमारा जो ये हमारा वायर है, ये कॉपर वायर है, और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सेम वायर का यूज करेंगे, मटेरियल सेम रहेगा, मटेरियल हमेशा सेम रहेगा। ठीक, और दूसरी बात, क्यूब देंगे। क्यूब देने का मतलब ये है कि सभी की लेंथ सेम है, लेंथ सेम है और सेम वायर है, इसका मतलब एरिया भी, क्रॉस सेक्शन जो एरिया आता है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो भी सेम है। तो हमें मिल गया मटेरियल सेम है,
लेंथ सेम है, एरिया सेम है, इसका मतलब जो रजिस्टेंस आएगा सभी वायर का रजिस्टेंस हमारा सेम रहेगा। अगर सारे वायर का रजिस्टेंस फाइंड, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो भी इंटरनल रजिस्टेंस है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का भी इंटरनल रजिस्टेंस सेम होगा। ये आपको समझ में आ गया। तो दूसरी बात ये है कि अगर इसका रजिस्टेंस सेम है तो वोल्टेज ड्रॉप इसमें इस पर्टिकुलर लेंथ में वोल्टेज ड्रॉप जितना होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप इस लेंथ में होगा, इजंट इट। जैसे मान लीजिए यहाँ का रजिस्टेंस इस वाले पॉइंट में स्मॉल आ रहा है, इस वाले लेंथ में रजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल आ रहा है, इसमें स्मॉल आ रहा है। और तो हम क्या देखेंगे, तो सेम लेंथ है, सेम सब कुछ है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम लेंथ सेम मटेरियल, तो इसमें भी जो रजिस्टेंस की वैल्यू आएगी इस वाले वायर में आर आएगी स्मॉल आर, ऐसे ही इस वायर में भी स्मॉल आर, ऐसे ही सारे इस वायर में जो रजिस्टेंस वैल्यू है स्मॉल आर आएगी। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम्स को जब भी देते हैं तो वो सेम मटेरियल के सेम वायर को लेंथ भी सेम रखते हैं, जिससे एक सिमेट्री क्रिएट करती है, इस कॉन्स्टलेशन में एक सिमेट्री आएगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए,